झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली. Hello Ireland, this is Bindu Nair and today I'm coming to you from the vibrant city of Mumbai, and joining me here is a very special guest who will be performing live in Dublin very soon for the very first time in a spectacular concert brought to you by Imago Vibes. He has a voice that has touched millions of hearts, from soulful melodies to chart-topping hits. His songs have become the soundtrack of countless memories. So ladies and gentlemen, please join me in welcoming the incredibly talented Javed Ali. थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much, Javed ji. It is a pleasure to see you. बहुत बहुत शुक्रिया for taking the time to speak with us. माय प्लेजर जी. Thank you. So आपको पता है जावेद जी, डबलिन में एक एक्साइटमेंट सी है ऑडियंस के बीच, हम आपके फैंस के बीच, बिकॉज आप पहली बार डबलिन में परफॉर्म करने वाले हैं. पहली बार आयरलैंड में आपका लाइव इन कॉन्सर्ट होने वाला है एंड हमारी जो ऑडियंस है दे आर वेटिंग टू हियर यू लाइव और आपके गाने सुनने के लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आपको कैसे लग रहा है टू परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन आयरलैंड? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत दिन से बड़ी तमन्ना थी कि आयरलैंड में कभी परफॉर्मेंस हो, स्पेशली डबलिन में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिले. लेकिन वो इस साल होगा ये मैंने सोचा नहीं था. तो आई थिंक है ना, एक हर चीज़ का एक वक्त लिखा होता है और देर आए दुरुस्त आए. देर तो नहीं हुई बल्कि जल्दी आ गया, टाइम पे आ गया, वक्त पे आ गया. सो आई एम वेरी एक्साइटेड. और आयरलैंड इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री. और ऐसे मुझे भी ऐसे कभी, जैसे मैं कभी देखता था तो मैं सोचता था कि कभी मैं यहाँ जाऊँ. बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मेरी एक तमन्ना थी कि मैं कभी यहाँ परफॉर्म. जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ऑकलैंड में न्यूजीलैंड मुझे बहुत पसंद है. स्विट्ज़रलैंड, वैसे ही आयरलैंड का भी नाम आता है. तो आयरलैंड में मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने फैंस को मिलने के लिए और उनके सामने परफॉर्म करने के लिए. So I'm looking forward. Absolutely, and हम भी and the audience and Ireland is very much looking forward to you, जी. to hearing you as well. तो हम आपको जानते हैं आपके गानों के थ्रू, हम आपको पहचानते हैं आपके आवाज के थ्रू. So we would like to know the person behind this incredible voice. We all know that your dad, late Ustad Hamid Hussain sir, and your guru, Maestro Ghulam Ali sir, have had profound impact on your musical journey. They have been your mentors. हमें बताइए, how has their learning, their guidance shaped you as a singer, और आपको अपनी पहली जो ब्रेक थी वो कैसे मिली? ये बहुत लंबी कहानी है लेकिन उसको थोड़ा छोटा करके मैं सुनाऊंगा आपको. मुझे गाने का शौक़ ही पैदा हुआ. ऑफ कोर्स मेरे घर में म्यूज़िक है, जनरेशन टू जनरेशन चलता चला आया है मेरे परिवार में ये म्यूज़िक. और मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसे परिवार में जन्मा हूँ जहाँ पे ऑलरेडी पहले से म्यूज़िक था. और सबसे पहले जो गुरु हैं वो मेरे डैड हैं, क्योंकि पहला सुर लगाना या पहला कोई भी गायन में पहला अटेम्प्ट करना उन्होंने ही सिखाया मुझे. और शौक़ जो मुझे पैदा हुआ वो उस्ताद गुलाम अली खान साहब को सुन के पैदा हुआ, गाना गाने का, कि मुझे भी गाना चाहिए और मुझे भी इस प्रोफेशन में जाना चाहिए. तो मैं बहुत छोटा था और परिवार में किसी को पता नहीं था कि मैं बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ. और मेरे डैडी से बड़ा मैं डरता भी था कि उनके सामने गाते हुए बड़ा डर लगता था. तो ऐसे ही है ना, मेरी मॉम ने एक बार मुझे गाते हुए कहीं सुना और कहा कि तेरे पापा को मैं सुनाऊंगी. तो पापा ने मेरे से कहा, तो हम ऐसे परिवार से ना वहाँ पे ना अपने डैड से बड़े डरते हैं ऐसा. तो उनको सुनाया तो उनको लगा. फिर उसके बाद में फिर मुझे उन्होंने अपने प्रोग्राम्स में साथ में ले जाना शुरू किया. तो जब वो प्रोग्राम्स में अपने उनके परफॉर्मेंस से पहले मुझे ना एक या दो कुछ चीज़ वो आइटम्स वो मुझे परफॉर्म करने का मौका दिया उन्होंने. और फिर ऑडियंस का रिस्पांस आने लगा कि ओ माय गॉड, आपके बच्चे के अंदर तो बड़ा पोटेंशियल है. और आपकी एज क्या रही होगी तभी? मैं था 7-8-9 साल का था. वाओ. तो उस वक्त से ना फिर उन्होंने ठान लिया कि इसको म्यूज़िक में ही हम एनकरेज करेंगे. और
उसके बाद में जैसे कि हमारे घर में ना थोड़ा सा माहौल था, गुलाम अली खान साहब को सुनते थे मेरे डैडी, मेहदी साहब को सुने, या फिर हम लोग उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को सुना, उस्ताद अमीर खान साहब को, उस्ताद सलामत अली खान साहब, तो ऐसे सब को सुनते थे। क्लासिकल प्योर फॉर्म ऑफ म्यूजिक, एकदम गाढ़ा म्यूजिक जो आसान नहीं होता। तो वही एक मिजाज बन गया, वही एक जहन बन गया कि ना वैसा ही कुछ करना है, ऐसा एक सोचा था। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं फिल्म प्लेबैक सिंगिंग की तरफ आऊंगा। और क्योंकि आप फिल्मों के गाने भी सुनते थे हमारे घर में। अच्छा। लता जी के, रफी साहब के, किशोर दा के, मुकेश जी के, बन्ना दा, लता जी, आशा जी, सबके गाने हमारे घर में, सब म्यूजिक, मतलब अच्छा म्यूजिक सुना जाता था। तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे घर में ऐसे घर में जन्मा हूँ जहाँ पे ऐसा म्यूजिक सुना जाता था। माहौल है। तो फिर मेरे डैड ने जब देखा कि इसको गुलाम अली खान साहब बहुत पसंद है, मैं गज़लें सुनता था, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ना मैं छोटा था, 8-9 साल का था, गुलाम अली खान साहब आए और उनको पता चला कि ये किसी जगह किसी के घर पे रुके थे। तो मुझे उनसे मिलवाया और मैं उनको देखता हुआ रह गया ऐसे कि ओह माय गॉड, मैंने किसको देख लिया, मतलब साक्षात उनको देखा। तो मैं उनसे मिला और फिर उसके बाद में मैं उनका शागिर्द बना। और मैं बहुत छोटी-छोटी इन शॉर्ट करके उसको बता रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे शागिर्द बनाया अपना, और शागिर्द मतलब अपना शिष्य बनाया। और उसके बाद मैं उनसे, मतलब वो यहाँ रहते नहीं थे, लेकिन जब भी इंडिया आते थे तो मैं उनको सुन के मैंने बहुत कुछ सीखा। और उनके साथ भी रहा हूँ मैं, काफ़ी दिन तक मैं उनके साथ में भी रहा हूँ जब वो इंडिया में रहते थे। तो ऐसे करते 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 ऐसा हुआ कि मैं बॉम्बे आ गया। और बॉम्बे आने के बाद ना, बॉम्बे आ गया ऐसे मैं समर वेकेशंस में आया था बॉम्बे। मेरे रिलेटिव्स रहते थे, मेरे मामा, मेरी मौसी वगैरह रहते थे, तो हम लोग ऐसे आए। अब वहाँ मुझे ना, मैं कहीं गा रहा था और वहाँ मुझे सुना, और कल्याण जी भाई के यहाँ उन्होंने लेके गए, मृदंग राज जी हमारे बहुत। तो उन्होंने सुना और उन्होंने कहा कि अरे ये तो लड़का बहुत अच्छा गाता है, उसको लेके गए। तो वहाँ गया तो कल्याण जी भाई ने, सब बैठे हुए थे वहाँ पे, विजू भाई, कल्याण जी भाई, सब। तो वहाँ उन्होंने, मतलब मैं तो डर गया, मैंने कहा इतने सब लोग बैठे हुए हैं और मैं यहाँ पे आया हूँ। तो उन्होंने जब सुनवाया, उन्होंने सुना ना, तो उन्होंने कहा कि आप बॉम्बे में क्या करेंगे, दिल्ली में क्या करेंगे, आप बॉम्बे आ जाओ। तो मैं छोटा था, काफ़ी छोटी उम्र में, तब मैं आ गया था तभी उस टाइम पे। लेकिन होता है कि ना, जब आपका कंठ फूटता है, आपकी आवाज़ चेंज होती है, आप गा नहीं पाते हो, वो एक प्रोसेस होता है। जब आप बड़े हो रहे होते हो, आप एज थोड़ा सा वक्त गुजरता है। तो उस दरमियान मेरा फिर वो कंठ फूटा और मैं वापस दिल्ली चला गया। और दिल्ली जाके फिर मैं ये सोच के आया कि मुझे अभी प्लेबैक सिंगिंग करनी है। अच्छा। और मुझे मेरे मेंटली भी ऐसा मेरे डैड ने और मेरे परिवार वालों ने ये इस बात पे जोर दिया कि आप एक ही जॉनर में क्यों जाना चाहते हो, आप क्लासिकली क्यों करना चाहते हो, आप गज़ल ही क्यों करना चाहते हो, आपको सब कुछ आना चाहिए। क्या बात है, क्या तो बात है। ये सोच के, और प्लस फिल्म प्लेबैक सिंगिंग में सब, क्योंकि आपको एक्सपोजर बहुत मिलता है, आपका नाम होता है बहुत जल्दी। अगर अच्छा गाना आ गया, आपको अच्छा मिल गया, तो ना फिर आप बहुत फेम मिलता है, पैसा मिलता है, सब कुछ है। तो ये सोचते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं प्लेबैक सिंगिंग की तरफ, जब मैं फिल्मी गाने सुने और मैंने सोचा कि मुझे फिल्म प्लेबैक सिंगिंग करनी चाहिए, फिर मैंने सुनना शुरू किया ध्यान से। और ऑफ कोर्स कल्याण जी भाई का भी गाइडेंस था फिल्म म्यूजिक की तरफ। तो फिर ये मेरे लिए काफ़ी एक चैलेंजिंग था। चैलेंज इसलिए था क्योंकि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया था। मुझे लगता था कि ना गज़ल गायकी या क्लासिकल ही ज़्यादा वो हार्ड रहता है, वो इजी नहीं रहता, मुश्किलात रहती है। तो फिल्म प्लेबैक तो क्या सिंपल गाना रहता है, लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल है। जब आप है ना किसी को गाने के लिए कहेंगे, मान लीजिए कोई बहुत ही सीखे हुए इंसान है और उनको बोलेंगे कि आप है ना, आप एक सिंपल गाना फिल्म का विद एक्सप्रेशन
गा के बताइए, तो थोड़ा उनको भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो वैसे मेरे लिए भी हुआ, और फिर लेकिन धीरे धीरे करते 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 कभी कुछ यहाँ पे ऐसा हुआ कि कभी भजन गाने का मौका मिल गया तो मैंने भजन गा लिए, या या मुझे कोई आलाप गाने का मौका मिला बैकग्राउंड में, वो मैंने जाके गा लिया। कोई जिंगल गाने का मौका मिला, या कोई टाइटल सॉन्ग गाने का मौका मिला, या कोई इस तरह से मैं करते करते ना मेरा एक्सपीरियंस बढ़ता रहा, और मुझे फिर धीरे 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 एक कहते हैं ना एक 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 चैप्टर खुलता चला गया मेरी लाइफ में, और फिर आगे आगे जो भी आप। लेकिन आप जब बोल रहे थे कि कैसे आपकी म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत हुई, एंड जैसे आपको एक एक अपॉर्चुनिटीज आप कहने लगे कि एक एक चैप्टर्स खुलने लगे, एब्सोल्युटली। लेकिन ये जो दिल्ली से मुंबई आना, फिर मुंबई से वापस दिल्ली जाना, इतने सारे मतलब इट वाजंट इजी, काफ़ी सारे स्ट्रगल्स भी रहे होंगे, बहुत स्ट्रगल्स रहेंगे, बिकॉज आपने तो चलो एक थोड़े इसमें आपने समराइज कर लिया, बट मुझे पता चला जब आप बोल रहे हो, बिकॉज इट्स नॉट ईजी। इसमें कहीं पे भी आपको लगा कि छोड़ो, बस अब मैं नहीं कर सकता, आई एम गोइंग टू स्टिक विद व्हाट आई नो रियली वेल? नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ एक ऐसा ऊपर वाले ने एक सिक्स सेंस दिया था कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं अच्छा कर सकता हूँ। अच्छा, इनफैक्ट मुझे एक ना विश्वास था। हाँ, विश्वास तो था कि ना कुछ तो अलग है कि ऊपर वाले ने मुझे अच्छा दिया है। और इनफैक्ट उस एज में भी मैं ना बहुत सारे लोगों को सुनता था, और मैं सोचता था कि इनसे बेटर मैं कर सकता हूँ। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस था। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा हूँ नहीं। बट मैं बचपन में ही ना वो एक ऐसी समझ दी ऊपर वाले ने, उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं, कि नॉर्मल लोगों से थोड़ा सा अलग था मैं सोच में। इस तरह से मुझे कॉन्फिडेंस था। हाँ, कॉन्फिडेंस। कभी ये नहीं सोचा कि अरे छोड़ देते हैं, अब तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, ऐसा कभी दिमाग में आया ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि देर सवेर मेरा नाम होगा, लोग मुझे पहचानेंगे, और मुझे अच्छा काम तो मिलेगा ही मिलेगा, भले ही कम मिले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने बहुत सारा काम किया होता है बट लोगों के सामने नहीं आया होता। मैंने बहुत कम काम किया है, लेकिन लोगों जो भी काम किया वो लोगों के सामने आया है, और हिट हुआ है। एब्सोल्युटली। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि ना मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, बहुत सारे गाने गा रखे हैं, बहुत सारा काम किया हुआ है, लेकिन उतना उनका ये नहीं है, इतना नाम नहीं है, लोग और जानते नहीं है, जानते भी नहीं है, और उतनी उस तरह से उनको एक वो भी नहीं मिला, प्लेटफॉर्म भी नहीं। एब्सोल्युटली। लेकिन इसमें आपकी बहुत, क्या कहते हैं ना, आपका जो डिटर्मिनेशन जिंदगी में हमेशा इंसान गिला ही करता रहे कि भाई कि जी मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ऐसा नहीं मैं समझता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, देखता हूँ, मेरे सामने बहुत सारे लोग आए, चले गए, और वापस भी चले गए। अच्छा है कि एक गाने आए सबके, और वो वापस चले गए, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे जमा के रखा। ये देखिए ये कितनी बड़ी बात है। और जो भी काम किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100 में से 100 अपने आप को दे रहा हूँ, लेकिन 70% जो काम किया वो लोगों के सामने आया, और लोगों ने अप्रिशिएट किया। नहीं, बहुत प्यार भी दिया। ये अभी मैं आपको बोल सकती हूँ, जैसे मैं आपके पहले हम जैसे मिले, आप आए तभी, आई हैव टू से मेरे मन में बस एक ही गाना तब से बज रहा है, कहने को जश्न बहारा है। तो इफ यू कुड सिंग फ्यू लाइंस ऑफ कहने को जश्न बहारा है, प्लीज। कहने को जश्न बहारा है, इश्क ये देख के हैरान है, फूल से खुशबू खफा खफा है गुलशन में, छुपा है कोई रंज फिजा की चिलमन में। वाओ, यहाँ पे तो म्यूजिक नहीं है, कुछ नहीं है, और ऐसा मैजिकल फीलिंग आ रहा है। आई कैन ओनली इमेजिन कि सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जब आप गाओगे डबलिन में तो क्या माहौल होगा। अमेजिंग, अमेजिंग। Thank you. आई गॉट गूज़बम्प्स लिस्निंग टू यू, आई हैव टू से। अमेजिंग। मुझे पता है कि सूफी जॉनर जो है, सूफी सिंगिंग स्टाइल आपके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है। एंड what influence did that genre have on your singing style? देखिए, दो बातें हैं। सबसे बड़ी बात जो है सूफी म्यूजिक की, तो वो मुझे
एक तरीके से आप कह सकते हैं विरासत में मिला है। Oh. उसकी वजह ये है कि मेरे वालिद साहब सूफी म्यूजिक गाते थे। अच्छा। सूफी म्यूजिक को हम कव्वाली भी कहते हैं, एंड ऑफ कोर्स कव्वाली और सूफी म्यूजिक में बहुत सारे लोग अंतर नहीं जान पाते। कव्वाली म्यूजिक एक एक धागे जैसे एक धागे का फर्क है, बीच में एक धागा है, इधर चले जाओ तो सूफी म्यूजिक, इधर चले जाओ तो क्लासिकल म्यूजिक। अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। हाँ। तो है सब एक जैसा ही है, लेकिन कुछ उसकी जो गायकी है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। कव्वाली में बहुत ज्यादा हाई नोट्स में, कव्वाली में बहुत ज्यादा खुला गाना होता है। अच्छा। तो सूफी म्यूजिक में जरा जरा थोड़ा सोल होता है, उसमें हाई नोट्स उसमें भी रहते हैं, लेकिन है ना बहुत सोलफुल रहता है। राइट। और वो मुझे ना मेरे डैड की तरफ से मिला। हालांकि मैं उस तरफ कभी गया नहीं। अच्छा। मतलब मैं चाहता तो मैं कव्वाली भी कर सकता था, पर मेरा इंटरेस्ट नहीं था। ओके। बट कहीं ना कहीं डीएनए में तो था हमारे। तो जब सूफी म्यूजिक गाने का मौका मिला हमें, तो ज्यादा एफर्ट्स करने नहीं पड़े। मुझे आसानी हुई उसको अडॉप्ट करने में, उसको ग्रैब करने में। तो वो मेरे लिए आसान हो गया। मतलब हाउ हैज इट इन्फ्लुएंस्ड योर सिंगिंग स्टाइल? तो वो मेरे लिए एक कहते हैं ना एक सौगात में मिला है मुझे। तो मुझे इनफैक्ट है ना हमारी ऑडियंस भी जब है ना जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो मुझे मेरे से कनेक्ट करती है और कहती है कि आप है ना आपने हमें किसी और दुनिया में पहुंचा दिया। जब आप गा रहे थे तो हम आंखें मीचे हुए थे, आंखें बंद किए हुए थे और हम एकदम मेडिटेशन में थे। तो ये जो है ना हमें सुनने को मिलता है ना, क्योंकि मैं खुद है ना जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे सामने कोई नहीं है और मैं सिर्फ और सिर्फ इबादत कर रहा हूँ और अपने गॉड के सामने मैं नतमस्तक हूँ, सरेंडर हूँ। And वो आपने जैसे बोला जब ऑडियंस वो बोलती है तो एब्सोल्युटली इट कनेक्ट्स विद द ऑडियंस। एग्जैक्टली। जब तक आप खुद मजा नहीं लेंगे, जब तक आप खुद कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ऑडियंस तक वो कनेक्शन आपको पहुंचेगा नहीं। तो उसी हिसाब से भी आप जैसे कॉन्सर्ट के बारे में बोल रहे थे अभी, लाइक देयर इज नॉट मेनी सिंगर्स जिन्होंने इतने डाइवर्स जॉनर्स में गाया है गाने। ओके, यू आर रियली ब्लेस्ड टू बी सिंगिंग इन सच डाइवर्स जॉनर्स। सो जब आप लाइव कॉन्सर्ट करते हो तो आप कैसे सेंस कर पाते हो कि ऑडियंस को मतलब कौन सा गाना, या फिर ऑडियंस कैसे अभी आपको रिएक्ट कर रही है? आप उस हिसाब से गाने अपने अडॉप्ट करते हैं या आपका लिस्ट रहता है? जब हाउ डू यू डू दैट व्हेन देयर इज अ लाइव इन कॉन्सर्ट? देखिए जब ऑडियंस आती है तो ऑडियंस है ना यही एक्सपेक्ट करती है कि ना आप अपने वो गाने सुनाए जो उन्होंने सुने हुए हैं। हाँ हाँ। आप अगर है ना अनसुने गाने सुनाएंगे जो आपके नहीं हैं तो वो ऑडियंस के ऊपर से जाएंगे कभी कभी। एब्सोल्युटली। ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन है ना ज्यादातर मेरे जो गाने हैं मैं अपने गाने जो लोगों ने सुने, जो पॉपुलर गाने हैं वो ही मैं परफॉर्म करता हूँ। अब बीच में कभी कभी एक तड़का देने के लिए हम कुछ और भी परफॉर्म करते हैं। लाइक ना एक सेशन हो गया जो डेडिकेटेड टू मोहम्मद रफ़ी साहब, ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफ़ी साहब। अच्छा। वो एक सेक्शन हम करते हैं, उसमें हम गाने अपने चेंज करते रहते हैं। okay. एक गाना इंसर्ट किया, एक आउट, तो वैसा हम करते रहते हैं। और सूफियाना जो है उसमें हमारे जो गाने हैं जैसे कुन फायकुन है, अर्जियां है, ख्वाजा मेरे ख्वाजा है, फिर और भी गाने हैं, तो वो सब उसमें सिचुएशन के हिसाब से हम कौन सा गाना लेना है कौन सा नहीं लेना है वो करते रहते हैं। तो मोस्टली हम पॉपुलर कैटेगरी की तरफ ही जाते हैं अपने। ओके। एंड आपने जैसे बोला अभी कुन फायकुन कहा, यू हैव रिकॉर्डेड सम ऑफ द आइकॉनिक सॉन्ग्स जैसे कुन फायकुन, तुम तक, जश्न बहारा। तो जब तू जो मिला एग्जैक्टली। और जब ये गाने आप रिकॉर्ड करते हैं तब आपको लगता है क्या ये तो बड़े हिट्स होने वाले हैं? एक्चुअली कभी ना कभी कभी ऐसा भी होता है, उल्टा भी होता है। जब आप ये सोचते हैं कि ना ओ माय गॉड ये गाना हमने रिकॉर्ड कर लिया, ये गाना तो शॉर्ट हिट होगा। हाँ। वो नहीं होता। अच्छा। कभी कभी आप ऐसा होता है कि ना रिकॉर्ड कर लिया आपने लेकिन मिरेकल हो जाता है, माय गॉड ये तो सोचा ही नहीं था। अच्छा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, श्रीवल्ली गाना था। हाँ। मैंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद में मैंने सोचा नहीं था कि ये गाना इतना बड़ा हिट होगा। मतलब सारे रिकॉर्ड अब तोड़ देगा वो गाना। एब्सोल्युटली। और उसी दिन मैंने ना एक और गाना गाया था कि बहुत बड़े कंपोजर का,
वो गाना इतना ज्यादा चला नहीं। अच्छा तो 2 गाने आए जब वो दोनों गाने मैं चेन्नई में ही गा रहा था। अच्छा। इनफैक्ट इलैयाराजा सर का ही गाना था हाँ। और एक देवी श्री प्रसाद का गाना ये श्रीवल्ली। हम्म, तो मैं घर पे आया और घर पे ऐसे जैसे बात होती है ना, अरे जावेद वो रिकॉर्डिंग में गए थे, कैसा रहा? जैसे घर पे बात करते हैं ना, वो कैसा रहा सेशन? मैं कहा दोनों कमाल है गाने हैं, लेकिन वो श्रीवल्ली गाना कुछ लग रहा है अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। तो वो रिकॉर्ड होके जब रिलीज भी हुआ, रिलीज भी मैंने 1-2 दफा सुन के मैंने फिर वो सुना ही नहीं गाना। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी आग लगी उस गाने में, जिसको देखो वो स्टेप कर Step रहा कर है रहा और है। है ना वो गाना गा रहा है। तो ऐसा होता है। ये जैसे ना ऐसे बहुत सारे गाने के जो मैंने सोचा था कि ये गाने बहुत पॉपुलर होंगे। अब जश्न बहारा के बारे में मैंने सोचा नहीं था कि ये गाना इतना बड़ा पॉपुलर Really? होगा, या कुन फायकुन के बारे में भी मैंने नहीं सोचा था। हाँ। ऐसा होता है कि कभी है ना, आप जो सोचते हो वो होता, वो नहीं होता, और जो नहीं सोचते वो हो जाता है। क्या बात है, बिकॉज जैसे एज एन ऑडियंस जश्न बहारा, कुन फायाकुन ये सब सुनेंगे तो देयर इज ए फीलिंग ऑफ, क्या कहते हैं ना, एक अमेजिंग फीलिंग आता है। जैसे पहले बार ऐसा नहीं कि इनको बार बार सुन के ही आता है, लेकिन इट इज एन अमेजिंग फीलिंग इन दिस सॉन्ग्स एंड एब्सोल्युटली व्हेन यू आर रिकॉर्डिंग। Oh, that's a magic of A.R. रहमान sir songs, because है ना कुन फायकुन में उन्होंने जो जिस तरह से कंपोज किया है, and of course जिस तरह से इरशाद कामिल साहब ने लिखा है गाना, और वो पूरा गाना एक है ना, ऐसा लगता है कि आप, लोग कहते हैं कि इबादत जैसा लगता है वो Yeah, no, गाना। And of course absolutely. अर्जियां गाना हाँ, from absolutely. Delhi 6, तो ऐसा बहुत कम होता है। और आपने absolutely you've sung so many diverse genres जैसे मैंने कहा, लेकिन languages, this is something that really amazes me. Like आपने करीबन 9 languages में गाने गाए हैं, क्योंकि Almost. मलयालम, Yes, तमिल, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, कन्नड़ा, गुजराती, गुजराती, मराठी, बंगाली, बंगाली, हिंदी, असमीज, उड़िया, तुलु, और राजस्थानी, पंजाबी, इंडिया हिंदी, की हिंदी बच गई। हिंदी तो हिंदी ही है। हिंदी है, तो 13 लैंग्वेजेस हो गए। हिंदी है, अंग्रेजी भी गाई है। हाँ, आपने पंजाबी कह दिया, उड़िया कह दिया, आसामीज, साउथ के तो आपने सारे कवर कर लिए। सब जितने भी इंडिया में जो लैंग्वेज हैं, वो सारी गाई है मैंने। लेकिन ये आप इसको कैसे अडेप्ट कर पाते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रोनाउंसिएशंस है हर एक लैंग्वेज की, ऐसा नहीं है कि तमिल में गा दिया तो गुजराती भी हो जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल है ही नहीं, दोनों एकदम वर्ल्ड अपार्ट है। तो आप कैसे ये डिफरेंट लैंग्वेजेस को अडेप्ट कर पाते हो? मुझे लगता है कि ना म्यूजिक में कोई म्यूजिक जो कॉम्पोजिशन है ना, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है। खाली डिक्शन आपको ना सही करना होता है, और उसके लिए सुपरवाइजर होता है जो आपको बताते हैं कि ना ये इसको ऐसे बोलिए, इसको बोलिए, इसको बोलिए। तो वो एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर वो दिक्कत आती नहीं है। सबसे मुश्किल लैंग्वेज जो है वो मलयालम है। मैं पूछने वाली थी, तो मलयालम नहीं बोलते, तो मलयालम बोलते हैं ना, तो मलयालम। तो जब वो आपको प्रोनाउंस करना आ गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। हालांकि कठोर है, आप ऐसे बोलने में बोल जाएंगे, लेकिन जब आपको गाना है विद एक्सप्रेशन एंड इमोशंस। हाँ, तो अभी इतने साल हो गए, पहले थोड़ी सी दिक्कत आती थी, अभी भी कभी कभी आती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी पहले आती थी। अच्छा। और जब आप कोई नई लैंग्वेज एक्सप्लोर करते हैं तो आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन जैसा, अचीवमेंट जैसा आता है कि ओ माय गॉड, मैंने डिफरेंट कुछ किया, तो बहुत मजा आता है। अभी देखिए मेरे, आप तेलुगु में बहुत सारे गाने हिट हैं, तेलुगु में मेरे लाइन से बहुत गाने हिट हैं, तेलुगु में, मराठी में भी बहुत गाने हिट हैं। आपने अभी भी एक मराठी गाना रिकॉर्ड किया वेरी रिसेंटली, राइट? हाँ, बहुत सारे गाने हैं। हाँ, तो मराठी में भी बहुत सारे गाने हिट हैं, ऑफ कोर्स हिंदी तो है। तो बड़ा खुशी होती है कि जब आप जो लैंग्वेज आप जानते नहीं है, जब वो लैंग्वेज आपको गाने का मौका मिलता है, और लोग ये कहते हैं कि आपने ऐसा गाया कि बिल्कुल नहीं लगा कि कोई नॉन तमिल गा रहा था, नॉन तेलुगु गा रहा था, नॉन गुजराती गा रहा था। इसीलिए तो मैंने पूछा, बिकॉज मैंने जब आपका मलयालम भी सुना, एंड आई नो द प्रोनाउंसिएशंस आर नॉट इजी, आसान नहीं है उनके, हर एक शब्द बहुत डिफिकल्ट रहते हैं। और जैसे आपने बोला, उसको जब वो एक्सप्रेशंस, इमोशंस, ये सब कुछ डालकर जब गाना होता है तो ब्रिलियंट ही मैं बोल सकती हूँ। इसीलिए दैट इज व्हाई नो डाउट यू आर कॉल्ड एज एन इनक्रेडिबली वर्सेटाइल सिंगर ही मैं बोलूंगी आपको, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक्स यू दैट। अब मैं अपनी तारीफ तो करूंगा नहीं, लेकिन ये बात निकली है तो बहुत कम लोगों पे वो ब्लेसिंग होती है जो मुझे ऊपर वाले ने दी है कि आप
रफ़ी साहब को गा रहे हैं तो लोग उतना प्यार कर रहे हैं, आप सूफी गा रहे हैं तो लोग उतना प्यार कर रहे हैं, आप गज़ल गा रहे हैं तो लोग उतना ही प्यार कर रहे हैं, आप हिंदी बॉलीवुड गा रहे हैं तो लोग इतना प्यार कर रहे हैं, तो तेलुगु गा रहे हैं तो तेलुगु में भी इतना प्यार कर रहे हैं आप। तो ये बहुत कम लोगों को ऊपर वाले ने ये ब्लेसिंग दी है, उनमें से मैं भी एक हूँ और बस शुक्रिया अदा कर सकते हैं ऊपर वाले का। तो मैं आपको एक पूछूं इसमें, बिकॉज दिस डज नॉट कम इजी, तो ये आप रियाज में कितना टाइम लगाते हो, मतलब दिन में हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड? देखिए रियाज में अब मैं ये सोच के बैठूं कि मुझे 2 घंटे बैठना है, हाँ, अब 2 घंटे में मैं वो ना करूं जो सही है और मैं सिर्फ घड़ी देख के अरे 2 घंटा बैठना ही है, अगर मैं आधा घंटे भी अच्छा रियाज कर लिया दैट्स मोर देन इनफ। ओके। और अब मैंने अगर 2 घंटे में वो नहीं किया जो करना चाहिए तो 2 घंटे किसी काम के नहीं है। तो मैं ऐसा सोच के नहीं बैठता हूँ कि मुझे 2 घंटे बैठना है, 1 घंटा बैठना है, जब तक मेरा मन लगता है, अब चाहे कभी कभी ज्यादा भी वक्त लग जाता है तो मैं रियाज बैठता हूँ अगर वक्त होता है तो। अच्छा अच्छा। और अगर वक्त नहीं है तो अगर आपको वॉइस वार्म अप करना है तो मैं ना एक 15-20 मिनट का जो मेरा एक एक्सरसाइजेज है वो करके फिर मैं जाता हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप तो A.R. रहमान सर के साथ आपने खूब सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं, सो टॉक टू अस अबाउट हाउ इट इज वर्किंग विद द लेजेंड A.R. रहमान। रहमान साहब के साथ जब भी काम करने का मौका मिलता है वो पूरा प्रोसेस एकदम लर्निंग प्रोसेस रहता है। नई नई चीज़ें वहाँ सीखने को मिली हमको, टेक्निकली भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली एंड बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनके लिए बहुत सारा काम कर सका। इनफैक्ट मैं जब बॉम्बे आ रहा था तो बॉम्बे में आने से पहले मैंने ना जब उनके जो म्यूज़िक रिलीज़ रोजा रिलीज़ हुआ था, जब है ना बॉम्बे रिलीज़ हुआ था, तो मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन था और मैं सोचता था कि कभी इनसे मिलने का मौका मिले। अच्छा। ये बड़ी तमन्ना थी, तो मैं ये कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ इतना काम करने का मौका मिलेगा, इतने बड़े-बड़े गाने गाने का मौका मिलेगा। सो वो ऑलवेज़, और एक बहुत ही डिवाइन इंसान है रहमान साहब, उनके साथ उनका ऑरा बहुत ही डिवाइन है। जब भी उनके साथ में उनको मिलने का मौका मिलता है, उनके साथ बैठने का मौका मिलता है तो बहुत ही एक सुकून, बहुत ही चैन महसूस होता है। अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, अब मैं आपको कॉन्सर्ट्स के बारे में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सर्ट्स, अगर मैं आपको पूछूं जिन फैंस ने आपको स्पॉटिफाई में या यूट्यूब में या सिर्फ फिल्मों में सुने हैं, what makes coming to जावेद अली live in concert a completely different experience for them? देखिए मेरे कॉन्सर्ट में हम कोशिश करते हैं कि अभी ये मैंने तो क्या नहीं, लोगों ने एक टाइटल दिया कि वर्सेटाइल जावेद अली। सो हमारी कोशिश ये है कि अब मुझे पता नहीं मैं कितना कर पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि ना अगर वर्सेटाइल कहा है तो उसके नज़दीक पहुँचने की कोशिश करते हैं। हम कैसे करते हैं कि हमारे 3 डिफरेंट सेक्शंस रहते हैं। Okay. एक रोमांटिक म्यूज़िक रहता है हमारा, एक रेट्रो का एक सेक्शन रहता है, एक सूफी का एक सेक्शन रहता है, एक मेरे गाए हुए ऐसे गाने जो थोड़े पेपी नंबर्स हैं, और एक पूरा धमाल का सेक्शन। सो 4-5 सेक्शंस रहते हैं। वो 2.5-3 घंटे कहाँ चले जाते हैं लोगों को पता नहीं चलता। तो बोल सकते हैं कि it's going to be a magical live in concert. इंशाल्लाह। Absolutely. मुझे ये भी पता है कि हमने सुना है कि आपके जितने भी बड़े हिट्स हैं, दे हैव कम, जैसे आपको फोन कॉल्स आए, आप जब भी हॉलिडे पे रहते थे जब कभी भी आप हॉलिडे पे रहते हो तो आपको फोन कॉल आ जाता है और वो गाना बड़ा हिट हो जाता है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि आयरलैंड इज नोन फॉर इट्स आयरिश लक। तो जब आप डबलिन में होंगे, एक्चुअली एब्सोल्युटली मेरा करेक्ट, अब मुझे पता है, मुझे कुछ चीजें हैं ऐसी कि जो मैं चाहता हूँ कि वो हो जाए। आयरिश लक जो है वो इट्स अ ब्लेसिंग। एब्सोल्युटली। तो डबलिन में आप रहोगे तो शायद आपको एक बड़े हिट गाने का कॉल भी आ सकता है। बट आप जिंदगी में ये मानते हो क्या कि क्या कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट जो बड़े जो अपॉर्चुनिटीज रहते हैं जिंदगी में, वो आप जब बिल्कुल आपको उसकी उम्मीद नहीं रहती तब आते हैं। मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई दफ़ा ऐसे मेरी लाइफ में हुआ है। आपको बताता हूँ, मैं पहला गाना मेरा जो था जश्न बहारा विद रहमान साहब, उसका स्क्रैच रिकॉर्ड किया था मैंने बॉम्बे में, और मैं अपने एक फ्रेंड हैं उनके फार्म हाउस पे ना अपनी फैमिली को लेके गया था और वहाँ पे थोड़ा सा हॉलीडेज
हम लोग ऐसे ही 2-3 दिन वहाँ पे बिताने गए थे। तो मैं जब गया वहाँ पे पहुँचा तो मुझे कॉल आया कि वो गाना कल ही रिकॉर्ड करना है, जो स्क्रैच आपने किया है। तो मैं वापस आ गया अपनी फैमिली को लेके, एक ही दिन रुका था वहाँ पे और वापस आके डायरेक्ट चेन्नई गया और वो गाना रिकॉर्ड हुआ और वो गाना कितना बड़ा हिट हिट हुआ। हो गया। उस गाने के लिए मुझे आईफा मिला अवार्ड, उस गाने के लिए रेडियो मिर्ची अवार्ड मिला, अप्सरा अवार्ड मिला, इतने सारे अवार्ड्स मिले। फिर उसके बाद एक बार मैं दिल्ली जा रहा था रास्ते में और मुझे मैं मेरी फैमिली के साथ में हम लोग ना फ्लाइट से ना जाते हुए हम लोगों ने सोचा कि यार फर्स्ट क्लास का एक वो कूपे बुक करते हैं और वहाँ पे हम जाते हैं। उसमें जाते हैं। तो मैं गाड़ी से जा रहा था, ट्रेन से जा रहा था, तो मुझे कॉल आया रहमान साहब के कि वो गाना रिकॉर्ड कर रहा था और वो गाना था कुन फाया कुन। अरे वाह वाह वैसा एक एक्सपीरियंस हुआ। वाह। तीसरा गाना था जब मैं कहीं तो भी तो यूरोप में था, कहीं तो भी था और मुझे प्रीतम दा का कॉल आया कि जावेद ये गाना रिकॉर्ड करना है और वो गाना था तू जो मिला फ्रॉम बजरंगी भाईजान। क्या बात है ना? क्या तो ऐसा बात है। फिर मैं ना एक बार गोवा गया, गोवा में मैं क्रूज में था मेरी फैमिली के साथ एंजॉय कर, एक ही दिन हुआ था, हम 3-4 दिन के लिए गए थे और मैं शाम को कॉल आया कि जावेद ये गाना रिकॉर्ड करना है और वो गाना था तुम तक। वाह। तो आपके हर हिट गाने हॉलीडेज में ही बने हैं, हॉलीडेज में और ही फिर मैं call जब आया है। एक बार हाँ। मैं एक रिजॉर्ट में गया था हमारे बॉम्बे में ही। हाँ। तो वहाँ पे मैं पहुंचा और पहुंचने के बाद मुझे इमीडिएटली कॉल आया कि जावेद कोई गाना रिकॉर्ड करना है। वो गाना था डंकी फिल्म का, शाहरुख जी के लिए, वाह चल वे वाह। बतना। क्या बात है। तो मेरे तो ख्याल से अभी मैं आयरलैंड आ रहा हूँ दोस्तों और मुझे वहाँ देखिए मुझे ये भी है ना मेरे नेक्स्ट इंटरव्यू में आएगा कि ना मैं आयरलैंड गया था और ये गाना रिकॉर्ड हुआ जो अभी आप सुन रहे हैं। तो ऐसा होने वाला है। मैनिफेस्ट कर दिया ना। एब्सोल्युटली। तो लेट्स प्ले अ क्विक गेम, ठीक है? हाँ जी। तो आई एम गोइंग टू नेम एन इमोशन और आपको उस इमोशन को मैच करते हुए अपना एक गाना गाना है, ठीक है? सो आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू कॉल आउट द इमोशन। तो लव। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तू आ गई मन को रास रास अब तो कह दे तू हाँ तो जिंदगी झरनों से छूट के हंसेगी मोती होंगे मोती राहों में ये तू मेरी अधूरी प्यास प्यास। होप। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। वाओ। स्पिरिचुअल। कुन फाया कुन कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन। तो नाउ लेट्स डू ए क्विक रैपिड फायर, ठीक है? हाँ जी। क्विकली करेंगे ये। स्टूडियो रिकॉर्डिंग और लाइव कॉन्सर्ट? बोथ। Both. Wow. One song you've never become tired of singing? कौन सा गाना था? तुम तक। Wow. A song you wish it had been sung in your voice? एक गाना, ऐसे बहुत सारे गाने हैं हाँ। जो मैं चाहता था कि मेरी वॉइस में रिकॉर्ड हो, बट एक गाना था जो प्रीतम दा चाहते थे वो मेरी वॉइस में रिकॉर्ड हो, और वो गाना था चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ चन्ना मेरे आ तुम मिलिया। Wow. A song of yours that best describes you? एक दिन तेरी राहों में बाहों में पनाहों में। Absolutely. And अगर आप सिंगर नहीं होते तो what would you have been chosen as a career? अगर मैं सिंगर नहीं होता तो शायद मैं स्पोर्ट्स में होता। कौन से? क्रिकेट में होता। मुझे शौक है क्रिकेट का, खेलना बहुत पसंद है मुझे क्रिकेट। और अगर नहीं, ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स में ही होता मैं, क्रिकेट मुझे बहुत तो पसंद हम है। आपको इंटरव्यू करते द क्रिकेटर जावेद अली के पास सुनते हैं उन्होंने कैसे अपना फास्टेस्ट 50 बनाया। नहीं, फास्टेस्ट 100। फास्टेस्ट 100 चलो। गजल at midnight or रियाज at sunrise? रियाज at sunrise. Sunrise. Is there a composer you still feel nervous singing for?
इलैयाराजा सर. Wow. Okay. Is there a singer you would love to sing a duet? अनफॉर्चुनेटली वो इस दुनिया में नहीं है. मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं स्वर कोकिला हमारी माँ सरस्वती लता जी के साथ में कभी मुझे एक गाने का मौका मिले, बट वो हो नहीं पाया. बट मैं आशा जी के साथ गाया हूँ. आया. अच्छा. चलो गुड. ठीक है. फाइनली जावेद जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग टू अस हियर टुडे. अब मुझे आप मतलब आपकी जर्नी और जो क्या बोलते हैं आपकी गायकी, आई एम ऑलवेज बीन अ बिग फैन ऑफ योर्स और आज मिलकर और भी बड़ी फैन हो गई हूँ आपके. मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपको ये इसका वर्णन किया है. इतनी अच्छी हिंदी हो गई है मेरी ना. एकदम. तो जो 29 अगस्त को जो हमारी ऑडियंस आने वाली है, जो आपके लाइव इन कॉन्सर्ट को देखने के लिए डबलिन में, आप उनके लिए क्या मैसेज दोगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही इट्स गोना बी अ ग्रेट इवनिंग और आप प्लीज़ इसको मिस ना करें. जैसे कि मैंने आपको कहा, बीच में भी इंटरव्यू में भी कहा कि ना, आपको सब कुछ सुनने को मिलेगा जो आप उम्मीद करके आते हैं कि हम ऐसा म्यूज़िक सुनेंगे. तो बॉलीवुड म्यूज़िक में जितने भी रंग होते हैं, वो सभी रंग आपको मज़ा लेने का मौका मिलेगा. सो प्लीज़ डोंट मिस दिस कॉन्सर्ट. मैं आ रहा हूँ पहली बार सिर्फ आपके लिए और आपका इंतज़ार करने के लिए. Thank you very much once again, Javed ji. It has been a pleasure to talk to you. And हम 29th को मिलेंगे for the Yes. live in concert. Yes, of course. आप भी ज़रूर आइएगा. So make sure to book your tickets for the 29th of August live in concert with the one and only Javed Ali in Dublin at the iconic venue Convention Centre Dublin. So see you all there.